प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी। और आज खुशी के साथ कहता हूं 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाया किसान के खाते में डीबीटी कर दिए। और मैं तो चाहूंगा से मंत्रालय आज के दिन तो क्योंकि किसी को नहीं उनके पास है कि आप चंडीगढ़ में बैठिए किसान के बारे में निर्णय लीजिए। हरियाणा से ज्यादा जरूरी प्रोक्योरमेंट है, और प्रोक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने का काम। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं आप? मंत्री बनाए गए कल अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे। और निर्णय लेने का टाइम आएगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। इस शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी है। सर, आप एनडीए का पार्ट अभी है या नहीं? और नहीं, मैंने तो पहले दिन बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है और हम एनडीए का पार्ट नहीं है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल से जो है वो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, किस तरीके से देखकर क्या भविष्य जो है वो आप देखते हैं कि हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूं कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। उसका नुकसान होगा आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी भी चीज है। आज वास्तविक में कांग्रेस की ऐसी हालत है, और मेरे ख्याल से प्रेस के साथियों ने भी पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बावरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आएगा। मुझे लगता है कि उदयभान जी का फेलियर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार बने। सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन भी खड़ा होता है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है, और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले जाए, वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे? हम कांग्रेस को काटने देंगे? बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में हम दिखाने का काम करें। और मैं प्रेस के साथियों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बारी बारी चीज लिखी आती है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़े। उपचुनाव जींद का लड़ा जब एक चुनाव चिन्ह था। लोकसभा में 6.25 लाख के आसपास वोट आए थे जब दूसरा चुनाव चिन्ह था। और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले, तीसरा चुनाव था।
आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है और ये विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। और जो लोग कहते हो कि चुनाव किसके आगे लड़ेंगे, एक चीज मुझे खुशी है, आज करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी चाहिए। ये उनका जोश है, हौसला है। और हमें भी खुशी है कि 10 की 10 सीटों में एक साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैदान छोड़ दे। सबकी ये सोच थी कि अगर मैदान छोड़ दिया तो 90 दिन में दोबारा साथी वापस नहीं आएंगे। मजबूती के साथ इस ताकत को, लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। और मुझे लगता है कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है और अब ये दौर अगले 2 महीनों के अंदर प्रदेश भर में चलाएंगे। जहां कोई साथी पीछे पिछड़ा हो या रह गया हो उसको भी लाने का काम करेंगे और नए साथियों को भी जोड़ेंगे। शादी तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन सत्ता का ताला जो है इस बार आप ही के हाथ में रहे, इसके लिए इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी हमारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं अश्योर कर सकता हूं। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोले, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिल पाई। मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूं आज के, जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा, और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी तारा नंबर को नहीं आओ। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य है उस पर काम करें। और मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से आग्रह किया था नए मुख्यमंत्री से कि आप मुआवजा राशि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप ये सोचो, जहां ओलावृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, वहां अब किसान को 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई कि गिरदावरी की रिपोर्ट पे पैसा सैंक्शन हो। देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़े। ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएससी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी का। अमित शाह जी का एक इंटरव्यू, आपने टीवी इंटरव्यू सुना होगा, जनता को लेकर के जब सवाल किया गया, उनका कहना था कि हमारा आपस में कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं है, बस वो सीट की डिमांड तक कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते थे। क्या फील हुआ? मैंने तो हिसार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पे सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली हो। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उनने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी
नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एक ये चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार ने चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता हूं कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया। आज मैं मांग करता हूं, पहले तो मांग भी कोई करने वाला नहीं था। आज किसान की सरसों आ चुकी है मंडी के अंदर। आज नई सरकार से यह निर्णय नहीं हो पाया कि उसको एमएसपी पर खरीदेंगे या 72 पर खरीदेंगे। आज मंडी के अंदर परचेज वेयर हाउसिंग करेगी, फूड सिविल सप्लाईज करेगी, या एफएड करेगी या एफसीआई करेगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन में कितना समय लग रहा है। आज मुझे तो पीड़ा होती है देखते हुए कि हमारा जो किसान है वो बेचारा मंडी के अंदर जाएगा भी तो उसको एश्योरेंस नहीं है कि 72 भरपाई में 600 रुपए मिलेंगे या 600 नहीं मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी। 4.5 साल में हरियाणा प्रदेश के फार्मर को कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। 4.5 साल हमने प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी। और आज खुशी के साथ कहता हूं 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाया, किसान के खाते में डीबीटी कर दिए थे। और मैं तो चाहूंगा से मंत्रालय आज के दिन तो, क्योंकि किसी को नहीं पास है कि आप चंडीगढ़ में बैठिए, किसान के बारे में निर्णय लीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट से ज्यादा जरूरी प्रोक्योरमेंट है। और प्रोक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने का काम। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं आप? मंत्री बनाए गए कल आप? अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे। और निर्णय लेने का टाइम आएगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। इस शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जल्दबाजी हो। सर, आप एनडीए का पार्ट अभी भी है या नहीं है? और मैंने तो पहले दिन बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है और हम एनडीए का पार्ट नहीं है। अनिल में जिस तरीके से मंत्रिमंडल से जो है वो नदारद मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, इस तरीके से देखकर क्या भविष्य जो है वो आप देखते हैं कि आप हमारे साथ सीनियर कैबिनेट के साथी रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा रहा। मेरे तो साथ में बैठा भी करते थे विधानसभा में। अब बीजेपी ने क्यों ये निर्णय लिया है इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी करे। मैं तो मानता हूं कि हमारे साथ साथ एक अनुभवी मंत्री को भी ओहदे से हटना पड़ा। उसका नुकसान होगा आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी वास्तविक में कांग्रेस की ऐसी हालत है, और मेरे ख्याल से प्रेस के साथियों ने भी पिछले कई वर्षों में कई प्रदेश अध्यक्षों से यही बात पूछी है कि संगठन कब आए। जो इनके प्रदेश प्रभारी है, क्या नाम है, बावरिया जी, दीपक जी से ये तो पूछो कि वो तारीख पे तारीख दे जाते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद संगठन आएगा।
मुझे लगता है कि उदयभान जी का फेलियर नहीं है, ये कांग्रेस का फेलियर है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर अब तक 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति वो नहीं करते। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेहनत होती है कि सरकार बने। सरकार से संगठन नहीं बनते, संगठन से सरकार बनती। और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस का पतन और खात्मा देश से इसलिए हो रहा है कि आज उनमें आत्मविश्वास नहीं है कि उनके पास संगठन भी खड़ा होता है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं कि ये वोट काटेंगे, वोट काटेंगे। राजनीतिक आदमी की 5 साल की फसल है और ये तो किसान भी नहीं छोड़ता कि मेरे फसल को पड़ोसी किसान काट ले जाए, वहां भी जेड़ी लेके खड़ा हो जाता है। तो क्या इनेलो को हमारी फसल काटने देंगे हम? कांग्रेस को काटने देंगे? बीजेपी को काटने देंगे? आज एक संगठन के तौर पर जो 5.5 साल में एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी है, आज खड़े होकर उसकी मेहनत को प्रदेश भर में हम दिखाने का काम करेंगे। और मैं प्रेस के साथियों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि बारी बारी चीज लिखी आती है। 2019 के अंदर 3 चुनाव जननायक जनता पार्टी ने लड़े। उपचुनाव जींद का लड़ा जब एक चुनाव चिन्ह था। लोकसभा में 7.25 लाख के आसपास वोट आए थे जब दूसरा चुनाव चिन्ह था। और फिर विधानसभा में 15% वोट मिले तीसरा चुनाव था। आज तो हमारे पास स्टेबिलिटी है और ये विश्वास है कि हरियाणा के अंतिम घर तक भी अगले 30 दिनों में हम चाबी को पहुंचाने का काम करेंगे नॉमिनेशन से पहले, और संगठन की ताकत को पूरी तौर पर दिखाएंगे। और जो लोग कहते हो कि चुनाव किसके आगे लड़ेंगे, एक चीज मुझे खुशी है, आज करनाल लोकसभा की मीटिंग थी, सर्वसम्मति से लोगों ने कहा कि मनोहर लाल जी के सामने भी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहिए और मजबूती के साथ करनाल की सीट लड़नी चाहिए। ये उनका जोश है, हौसला है। और हमें भी खुशी है कि 10 की 10 सीटों में एक साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैदान छोड़ दे। सबकी ये सोच थी कि अगर मैदान छोड़ दिया तो 90 दिन में दोबारा साथी वापस नहीं आएंगे। मजबूती के साथ इस ताकत को, लड़ाई को आगे ले जाने का काम करो। और मुझे लगता है कि आज राव बहादुर सिंह जी के साथ आने से हमें एक ताकत मिली है और अब ये दौर अगले 2 महीनों के अंदर प्रदेश भर में चलाएंगे। जहां कोई साथी पीछे पिछड़ा हो या रह गया हो उसको भी लाने का काम करेंगे और नए साथियों को भी जोड़ेंगे। तो शादी तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन सत्ता का ताला जो है इस बार आप ही के हाथ में रहे, इसके लिए इस बार ताला भी हम लाएंगे और चाबी भी मारी लगाएंगे। ये चीज तो मैं अश्योर कर सकता हूं। जब हम 11 महीने में चुनाव में गए थे, जब मैं ये बात कहता था कि हमारी चाबी ताला खोले, और वो खोला। सरकार तो आज भी बीजेपी बना पाई, मगर उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी जो थी 4.5 साल हमारे साथ मिलकर, मैं तो बेचारे निर्दलियों की सोचता हूं आज के जो 4.5 साल तो ये सोच रहे थे हमारा नंबर आओगा, हमारा नंबर आओगा। और कल के कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद तो ये चीज साफ होगी तारा नंबर को नहीं आओ। आप उनसे तो पूछो। हम तो आज भी हौसले के साथ प्रदेश के हित में कैसे कार्य है उस पर काम करें। और मैंने तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके माध्यम से आग्रह किया था नए मुख्यमंत्री से कि आप मुआवजा राशि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम करें। आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आप ये सोचो, जाओड़ा वृष्टि हुई थी, फसल बर्बाद हुई थी, वहां अब किसान को 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नई सरकार ये टाइमली डिसीजन नहीं ले पाई कि गिरदावरी की रिपोर्ट पे पैसा सैंक्शन हो।
फिलहाल 10-25 कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, हल्का वाइज बैठकों के लिए जिला अध्यक्षों को अधिकृत किया गया है, उनके साथ प्रभारी लगाए गए हैं। दोनों पे वो कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करके अपने व्यूज ले आएंगे। मगर जो जिला और राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हुए थे हम, उनका विचार यही है कि हमें प्रदेश के सारे चुनाव, क्या जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़े? ये फैसला जो हमारी 10 लोकसभा की सीटों की रिपोर्ट है, सरदार निशांत सिंह जी को अधिकृत हमने किया है कि पीएससी को दे दे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फाइनल करेगा उस अनुसार फिर पार्टी का। सर, अमित शाह जी का एक इंटरव्यू आपने टीवी इंटरव्यू सुना होगा, जनता को लेकर के जब सवाल किया गया, उनका कहना था कि हमारा आपस में कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं है, बस वो सीट की डिमांड ऐसी कर रहे थे कि हम नहीं दे सकते थे। क्या आपकी बात? मैंने तो हिसार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़, भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पे सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली होगी। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था। मुझे लगता है उन्होंने प्रभार नया संभाला है, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एक चर्चा आई है सर कि आपसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने मना कर दिया, उसके बाद फिर सरकार ने चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बढ़ाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे। 1 मिनट भी नहीं लगाया था और आप सभी साथी दिल्ली थे। और ना आज शौक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया। आज मैं मांग करता हूं, पहले तो मांग भी कोई करने वाला नहीं था। आज किसान की सरसों आ चुकी है मंडी के अंदर। आज नई सरकार से यह निर्णय नहीं हो पाया कि उसको एमएसपी पर खरीदेंगे या 72 पर खरीदेंगे। आज मंडी के अंदर परचेज वेयर हाउसिंग करेगी, फूड सिविल सप्लाईज करेगी, या एफएड करेगी या एफसीआई करेगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन में कितना समय लग रहा है। आज मुझे तो पीड़ा होती है देखते हुए कि हमारा जो किसान है वो बेचारा मंडी के अंदर जाएगा भी तो उसको एश्योरेंस नहीं है कि 72 भरपाई में 600 रुपए मिलेंगे या 600 नहीं मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी नहीं मिलेगी। 4.5 साल में हरियाणा प्रदेश के फार्मर को कभी ये चिंता करने की जरूरत नहीं हुई। 4.5 साल हमने प्राथमिकता के तौर पर किसान को समृद्ध बनाया, ताकत दी। और आज खुशी के साथ कहता हूं 1 लाख करोड़ रुपया जो कोई नहीं कर पाया किसान के खाते में डीबीटी कर दिए थे। और मैं तो चाहूंगा से मंत्रालय आगे दे दूं तो, क्योंकि किसी को के पास है कि आप चंडीगढ़ में बैठिए, किसान के बारे में निर्णय लीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट से ज्यादा जरूरी प्रोक्योरमेंट है। और प्रोक्योरमेंट अगर नहीं ढंग से होती तो आप कृषि वर्ग को अंधकार में डालने का काम। नई कैबिनेट को कैसे देखते हैं आप? मंत्री बनाए गए कल? अभी तो परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिए जाने। और निर्णय लेने का टाइम आएगा, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे।
इस शॉर्ट स्पैन में किसी को रेट करना